शिमला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार। भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप के पक्ष में की विजय संकल्प यात्रा। विपक्ष पर बोला हमला। कैची धाम के दौरे पर रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति का हुआ जोरदार स्वागत। पत्नी संग बाबा नीम करोली के किए दर्शन। बिजली कटौती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रखा मौन उपवास। गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। विभाग नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। देहरादून में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अब तक का ऐतिहासिक तापमान पारा पहुंचा 43 डिग्री पार। राज्य के अन्य मैदानी इलाकों में भी हीट वेव। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैची मंदिर पहुंचकर बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति ने 1 घंटे तक मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। मंदिर से दर्शन के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि कैची धाम आकर वह अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, साथ ही भारत महापुरुषों की भूमि है। देश में सराहनीय कार्य हो रहे हैं, साथ ही विश्व में भारत की संस्कृति को पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश में G20 कार्यक्रम से भारत की ख्याति विश्व में बढ़ी है। कांची धाम में आकर अभिभूत हूँ। देवभूमि है, भारत महापुरुषों की भूमि है। हाल के कालखंड में इन स्थानों का रख रखाव उत्कृष्ट है, सराहनीय कार्य हो रहा है। नई ऊर्जा मिली है। राष्ट्र को समर्पण की जो भावना है उसमें बढ़ोतरी है। भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। कोई देश 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत नहीं रखता है। भारत दुनिया को एक कुटुंब मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। G20 में हमारा मोटो दुनिया के समक्ष गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शिमला में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों पर बात की। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड हमने देश के सामने रखा, जबकि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में परिवारवाद और तुष्टीकरण का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग एक वर्ग विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है और 4 जून को हमारा 400 पार का संकल्प पूरा होने जा रहा है। मोदी जी के लिए हमेशा सेवा, कर्तव्य और गरीब कल्याण की यही बातें हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है। राहुल गांधी की बात करें या देश के अंदर अनेक शहजादे हैं, तो इनका बस चले तो देश के जो संसाधन हैं इसके साथ साथ देश की संपत्ति भी छीन कर ये अपने जो खास इनका वोट बैंक है उनके चरणों में डाल दे। 10 सालों में देश के अंदर ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो फैसले वास्तव में देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। दुनिया आज भारत को एक विश्वास की नज़र से देख रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, इसके बाद EVM की काउंटिंग शुरू होगी। मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य के 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 51 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं और जबकि 884 टेबल लगाई गई, यानी कि 91 काउंटिंग हॉल के साथ ही 884 टेबल भी लगाई गई हैं। और पूरा भारत देश में 4 जून को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज्यादा है, सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। तत्पश्चात 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1 लाख पोस्टल बैलेट वोट्स है। उसके बाद EVM का जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो
पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है और भारत सरकार की चुनाव आयोग की जो नियम है उसको हमने सारी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ कल मीटिंग हो गया है विभिन्न जिलों में वहां पर, और सबको क्या नियम क्या है ये सारी चीज उन लोगों को समझा दिया गया। चारधाम यात्रा की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था 31 मई तक के लिए बंद की गई है, जिसके चलते हजारों यात्री हरिद्वार में फंस गए थे। हरिद्वार में फंसे हजारों यात्री कई दिनों से यहां रुककर इंतजार कर रहे थे। उनको रजिस्ट्रेशन मिले तो चारधाम यात्रा के लिए जा पाएं। जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि ऑफलाइन व्यवस्था बंद है, लेकिन अब हम लिस्ट बना रहे हैं और उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब तक कुल 2000 से अधिक लोगों को चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया गया है। ऑफलाइन व्यवस्था जो है परसों से वो कर दिया है, लेकिन कल से हमने जैसे ऋषिकेश में हो रहा है कि राजस्व विभाग लिस्ट बना रहा है, वो लिस्ट के बाद हमारे यहाँ आवेदन पत्र भेज रहे हैं, उसको फिर हम यहाँ पर ऑनलाइन QR कोड जनरेट करके कर रहे हैं। तो कल के जो हमारे थे वो 600 लगभग पहले के, कल जो है लगभग 1300-1400 आदमी निकाले गए हैं। परसों 2000 से ज़्यादा आदमी गए हैं। आज भी कोशिश की जा रही है कि 2000 से ज़्यादा लोगों को करके भेजा जा सके। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें पुष्कर सिंह धामी ने शिमला में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप के समर्थन में विजय संकल्प यात्रा की। इस दौरान सीएम धामी ने सुरेश कुमार को जिताने की अपील करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। देहरादून जिला आबकारी विभाग को दिए गए लक्ष्य को पार कर प्रदेश को शराब की दुकानों से भारी राजस्व प्राप्त हुआ है। सहायक आबकारी आयुक्त राजीव सिंह चौहान ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 591 करोड़ 48 लाख रुपए का राजस्व का लक्ष्य दिया गया है, जिसे सफलतापूर्वक पार करते हुए लगभग 1200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 625 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है, इसे देखते हुए अभी तक लगभग 150 करोड़ रुपए का राजकोष में राजस्व जमा कर दिया गया है। आबकारी विभाग द्वारा जनपद देहरादून को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 591.48 CR का टारगेट दिया गया था, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने सफलतापूर्वक 1290.55 यानी कि 1290 करोड़ से अधिक का राजस्व सफलतापूर्वक अर्जित कर लिया है। वित्तीय वर्ष 24-25 की जहां तक बात है तो शासन से हमको 625 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया है, जिसके सापेक्ष अभी माह मई तक आज दिनांक तक लगभग 150 करोड़ रुपया हमने राजकोष में जमा कराया हुआ है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम यात्रा के दौरान बड़ा हादसा होते होते बच गया, जहां यमुनोत्री से वापस लौटते समय हनुमान चट्टी के पास यात्री बस का पहिया रोड से बाहर निकल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तीर्थयात्री नागपुर से चारधाम यात्रा पर आए थे। देहरादून में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने आवास पर मौन उपवास किया। हरीश रावत ने कहा कि लोग गर्मी से लगातार परेशान हैं, ऐसे में बिजली कटौती की जा रही है। विद्युत विभाग इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तापमान बढ़ने के साथ ही वन क्षेत्रों में रहने वाले जंगली जानवरों और पशु पक्षियों का गर्मी से बुरा हाल है। जंगलों में बने तालाब सूखने के कगार पर हैं, लिहाजा पानी की तलाश में जंगली जानवर आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए राजाजी टाइगर प्रशासन ने मोतीचूर और कांसरो रेंज में करीब 47 वाटर होल्स में पानी भरने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 5 बड़े तालाबों में भी टैंक के माध्यम से पानी भरा जा रहा है। इन तालाबों में हाथी जैसे बड़े जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। टाइगर रिजर्व द्वारा निर्देश दिए गए हैं
कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, ऐसे वन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर वन्य जीव आबादी क्षेत्रों में पानी के लिए प्रवेश करते हैं, उनको चिन्हित कर दिया गया है सभी रेंजों में। कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल, पक्के वाटर होल हैं, उन पर निरंतर पानी उनमें भी डाला जा रहा है ताकि वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को पानी मिल सके। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमारे पुराने पानी के सोर्स हैं, जल स्रोत हैं, उनका जीर्णोद्धार किया गया है और उन स्थानों को चिन्हित कर वहाँ पर जलाशयों बड़े वाटर होलों का निर्माण किया गया है ताकि बड़े वन्य जीव एवं छोटे पशु पक्षी सभी को आसानी से, सुगमता से पानी उपलब्ध हो सके। लोहाघाट नगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार के नेतृत्व में नगर के व्यापारियों, वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट वर्कर के बीच लोहाघाट थाने में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी लोगों ने नगर की सड़कों पर आड़े तिरछे खड़े रहने वाले वाहनों को हटाने की मांग पुलिस से की ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। वहीं बैठक में वन में ट्रैफिक व्यवस्था करने पर भी चर्चा की गई और स्कूल समय में भारी वाहनों के संचालन पर भी रोक लगाने की मांग की है। किसी को पर्सनल परेशानी भी ना हो। कारण है कि हम एक साथ अगर हम चाहें कि एकदम वन वे चालू कर दें, वो संभव नहीं है। उन पॉइंटों को चिन्हित कर उन पर लगातार अपने जो हमारे चीता हैं या होमगार्ड मिले हुए हैं, हमारे महाराज जी हैं, इनका प्रयोग कर वहाँ पर कोशिश करेंगे अधिक गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी ना हो। जैसे आप लोगों ने बताया 7 से 8 और 1 से 2 के बीच में लगातार पुलिस रहेगी कंटिन्यू, ताकि आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए और हमें ज़्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े। सर में लगातार अभी हमने जो है 60-70 चालान पिछले 3 दिन में कर दिए हैं। जब लगातार चालान होंगे तो ऑटोमेटिकली आदमी करना बंद कर देगा। हम पब्लिक को भी सूचित करना चाहते हैं कि रोड पर अपने वाहन ना खड़ा करें ताकि यातायात व्यवस्था, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित होती है, अपने जो सुचारू जगह बनाई गई नगर पालिका की तरफ से वहीं पर खड़ी करें। थराली विधानसभा के दूरस्थ गांव दीपाल बाढ़ मोटर मार्ग पर भले ही नाम बदल गया हो, लेकिन यहाँ के हालात नहीं बदले हैं। यहाँ ना तो सड़क की हालात बदली है और ना ही मोटर मार्ग की स्थिति। दरअसल हरिपुर के पास बने मोटर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही से बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसके चलते मोटर पुल पर बने ये गड्ढे दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस मोटर पुल का निर्माण 1980 में हुआ था। ये मोटर पुल बी श्रेणी का है। पुल ज्यादा से ज्यादा 16 टन का भार उठा सकता है, लेकिन इसके बावजूद बीते कुछ समय से इस पुल पर ओवरलोड वाहनों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं पुल पर पानी की निकासी के लिए बनाए गए हौज मलबे से बंद पड़े हैं। इसके चलते अक्सर पुल पर पानी का जमाव होता है। ऐसे में लगातार पानी जमा होने से, रखरखाव सही नहीं होने से और भारी वाहनों की आवाजाही से मोटर पुल पर गड्ढा हो गया है, जो किसी भी दुर्घटना का सबब बन सकता है। यहाँ पर जो ये हरिपुर में पुल है 1980 का बना हुआ पुल है और ये कल शाम से ये बड़े हैवी वाहनों के द्वारा जो लोडेड वाहन जा रहे हैं उनके जाने से ये पुल जो है यहाँ पर टूट चुका है। और कितने बार जो है कि मैंने कल शाम से क्योंकि मेरा घर यहाँ पे नजदीक है, मैंने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर विधायक जी तक ये बात पहुँचाई, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मैंने ये बात पहुँचाई, लेकिन अभी 1 बज गया है, अभी तक विभाग की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। स्थानीयों ने समस्या की जानकारी लोक निर्माण विभाग को दी ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो जाए, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। लगभग 1 महीना हो गया है, इस पर लगातार भारी वाहन चल रहे हैं और जबकि पुल की क्षमता साफ लिखा है कि 16 टन इसकी पुल की क्षमता है, लेकिन इसमें तो मेरे ख्याल से 20 टन 22 टन के लगातार वाहन चल रहे हैं। स्थिति हो गई है। लोक निर्माण विभाग से आग्रह तुरंत नहीं की जाएगी, इसको बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो ये बड़ी हानि होगी, जो कि सरकार के राजस्व की हानि होगी और इस क्षेत्र का यातायात पूर्ण रूप से बाधित होगा। 1980 के करीब का ये पुल है और ये सिंगल बड़े वाहनों के लिए नहीं है, बल्कि 16 टन के वाहन इसमें जा सकते हैं। तब से काफी इसकी उम्र भी हो गई है और इस बीच इसमें बहुत बड़े बड़े वाहन चले, इस बहुत बड़े क्षेत्र की लाइफलाइन है और इसको शीघ्र इस पर काम किया जाना चाहिए। विशेषकर पिंडर घाटी की सड़कें पूरी सड़कों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है, पुलों को पुनर्गठित करने की विशेष आवश्यकता है। फिलहाल देखना ये है कि कब तक लोक निर्माण विभाग इस पुल का जायजा खत्म कर सुधारात्मक काम शुरू करते हैं। सभी ग्रामवासियों को पुल सही होने का इंतजार है।
ID24 के लिए मोहन की रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां हरिद्वार में मतगणना को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए मतगणना कर्मियों का प्रथम रेंडमाइजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज गर्फयाल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 125 मतगणना सुपरवाइजर, 138 मतगणना सहायक और 149 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई। इसी तरह पोस्टल मतगणना के लिए 52 मतगणना सुपरवाइजर, 104 मतगणना सहायक और 52 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज गर्फयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ETPBS की प्री काउंटिंग के लिए 30 टेबल, पोस्टल बैलेट की गणना के लिए रिटर्निंग ऑफिसर टेबल सहित 41 टेबल लगाई जाएंगी। तो उसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोगों को आज हम लोगों ने इनवाइट किया था और उन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि उनको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके अपने जो भी एजेंट्स वो अपना नियुक्त करेंगे, काउंटिंग एजेंट्स, तो उनकी सूची माई फोटोग्राफ हमें 3 दिन पहले जितने भी संबंधित AROs हैं उनको उपलब्ध करा दें और जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो काउंटिंग होगी उसके लिए RO को अपनी सूची हमें उपलब्ध करा दें। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे हम लोगों ने आज इनवाइट किया था, उनके साथ हमारी वार्ता हुई है और हम लोगों ने उनको ये भी अवगत कराया, हालांकि उससे पहले भी हम लोगों ने अवगत कराया कि जो काउंटिंग है हमारी सेंटर स्कूल में होगी वहाँ पे, तो उसकी सूचना भी हम लोगों ने उनको उपलब्ध करा दी। 3 तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे केदारनाथ घाटी में हवा की दिशा और दबाव को सही जानकारी नहीं मिल पा रही। इसके बावजूद भी केदारनाथ की घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। हालांकि बीते 14 साल में घाटी में 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इस दौरान जहां सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर सहित 5 हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि धाम में 2 दशक बाद भी हवाई सेवा की सुरक्षा के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित नहीं किया गया है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केदारनाथ में हेली सेवा का काम उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डायरेक्टोरल जनरल ऑफ सिविल एविएशन की देखरेख में संचालित हो रहा है। केदारनाथ धाम में MI-26 और MI-17 हेलीपैड तो मौजूद है, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं, जिस कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान पायलट को हवा के दबाव और तापमान की सही जानकारी नहीं मिल पाती। स्थिति यह है कि हवा की दिशा को जानने के लिए हेली कंपनी प्रबंधन द्वारा केदारनाथ और केदारघाटी के हेलीपैड पर झांकियां लगाई गई हैं, जिससे हवा की अनुमानित दिशा के हिसाब से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। केदार घाटी से केदारनाथ तक जब हल्की बारिश में कोहरा छाने लगता है, तब हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर संशय बना रहता है। यूकाडा के अपर सचिव C रविशंकर ने बताया कि केदारनाथ में जो हेली सेवा चलती है उसमें बड़ा चैलेंज मौसम का है। वहाँ एकदम से मौसम बदलता है, इससे डिसेबिलिटीज होने की काफी आशंका बढ़ जाती है। इसे इम्प्रूव करने के लिए हमने एंटायर वैली में कैमरे स्थापित किए हैं। इसके अलावा हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी अनुरोध किया है कि यहाँ पर एक ATC स्थापित की जाए। केदारनाथ वैली में जो बहुत इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस चलता है, लगातार काफ़ी मात्रा में जो है सॉर्टीज चलता रहता है, तो वहाँ पे जो मेजर चैलेंज ये रहता है कि जो अचानक जो है मौसम बदलता है। वहाँ पे बादल जो है वैली में कभी कभी जो है वो अचानक आने पर जो है कभी कभी विजिबिलिटी का जो है समस्याएं रहती है। उसको इम्प्रूव करने के लिए 2022 का एक घटना होने के बाद हम लोगों ने जो है वो एंटायर वैली में जो है कैमरास को स्थापित किया है, के माध्यम से जो है काफ़ी हद तक जो है वो सेफ फ्लाइंग के लिए जो है एक मददगार जो है साबित हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने ये अनुरोध किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि इतना इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होने के कारण वहाँ पे एक ATC भी जो है स्थापित किया जाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की मांग जब कांग्रेस भी करने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस कंट्रोल रूम के बिना लोगों की जान को खतरा रहता है, इसलिए सबसे पहले सरकार को एयर कंट्रोल रूम स्थापित करने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उड़ानों की सीमा तय होनी चाहिए और वो तभी होगा जब सरकार सही तरीके से चीजों का रोड मैप बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार ने कोई भी तैयारी नहीं की है और सरकार पूरी तरह से फेल है। सबसे महत्वपूर्ण विषय वो है जो आपने अंत में कहा, एयर कंट्रोल रूम, जिसके बिना लोगों की जान को बहुत खतरा रहता है। और मेरा ये मानना है कि सरकार को सबसे पहला काम एयर कंट्रोल रूम स्थापित करने का करना चाहिए। उड़ानों की सीमा तय होनी चाहिए,
और वो तभी होगा जब सरकार सही तरीके से चीज़ों का रोड मैप बनाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि केवल कर दिया कहने से नहीं होता, सरकार पूरी तरीके से फेल है और सरकार ने कोई भी तैयारी जो सही तरीके से तैयारी होनी चाहिए थी उससे सरकार बची है। वहीं भाजपा का कहना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि अगर कहीं पर भी कंट्रोल रूम स्थापित होते हैं वो DGAC के मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। सरकार के द्वारा हवाई यात्रा और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश के हित में जो भी हो सकता है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार केंद्र से भी प्रयास कर रही है। एयर ट्रैफिक भारत सरकार के DGAC के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसी के मानकों के अनुरूप कहीं पर भी जो इनके कंट्रोल रूम स्थापित होते हैं उन्हीं के मानकों के अनुरूप किए जाते हैं। और उत्तराखंड जिस प्रकार से लगातार एयर ट्रैफिक की कनेक्टिविटी वगैरह जो बढ़ रही है लगातार, तो मुझे लगता है हमारी सरकार के द्वारा लगातार, चाहे हम हवाई यात्राओं की बात करें, चाहे इस दिशा की बात करें, तो निश्चित रूप से जो प्रदेश के हित के लिए हो सकता है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार केंद्र से भी प्रयास कर रही है और अपने आप स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं। हर वर्ष चारधाम में यात्रियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच अब हवाई सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाने की मांग विपक्ष द्वारा की जा रही है। वहीं यूकाडा भी ATC पर काम करने की बात कर रहा है। देखना होगा कि आगामी दिनों में हेली सुरक्षा को लेकर प्रदेश में क्या इंतजाम किए जाते हैं। देहरादून से ID24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की बड़कोट नगर पालिका में पेयजल संकट गहराने लगा है, जिससे परेशान स्थानीय लोगों के साथ ही जय हो ग्रुप के सदस्यों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी होने पर 6 जून से विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों ने यमुना नदी तिलाड़ी से बड़ी पंपिंग योजना के लिए राशि स्वीकृत करने, मई और जून का पानी का बिल माफ से लेकर वाटर टैक्स छूट करने की मांग की है। साथ ही पीने के नए कनेक्शन पर रोक लगाए जाने और पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चर से जलापूर्ति की मांग की है। पे और हमें चाहिए पानी, जैसे हर जगह पानी जा रहा है वैसे हमारे लिए भी पानी आना चाहिए। या तो होटल का भी हर जगह का पानी बंद होगा और नहीं होगा तो हम भी धरने पे बैठना चाहते हैं। हम बांट के तो पानी दो, हम भी ऐसे कदम उठाएंगे कि आपने बाद में मत ना कि ऐसा क्यों करा कि यार हमारे बहुत परेशान है, हमारे हाथ टूट चुके हैं बाल्टी नहा के। 2.5 महीने से बहुत बड़ी बात हम ला रहे हैं। अगर बाल्टियों से लाना तो हम नदी से लाते हैं, टैंकर भी क्यों भिजवा रहे हैं हमारे लिए? हर जगह रोड जा रही, कहाँ नहीं जा रही रोड? यहाँ रोड है, हर जगह कैसे आ रहा है वो पानी? हमारे लिए क्यों नहीं आ रहा? की बड़े नगर, इस नगर में बहुत दिक्कत है, कई महीनों से पानी, कुछ तो कई सालों से है, लेकिन आजकल तो 3-4 महीने से बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है पानी। यहाँ पर पानी पे जो है कम से कम 90% जो राजनीति हो रही है। अब जो है माननीय दीपक बिजवाणी ने जो है 20 लाख रुपए दिए थे कि 2 हैंडपम्प लगेंगे, अब दो में जो एक ही पानी है, दोनों जो एक साथ जोड़े गए हैं, कम से कम उनमें जो 100 मीटर का दायरा होना चाहिए था। और जो होटलों पे लगे हुए हैं हैंडपम्प, उन पर कैसा पानी क्यों नहीं आ रहा पानी? ये सारे जो राजनीतिक खेल है। और मेरा एसडीएम साहब से निवेदन है कि वो जो है पूरे नगर में जो पानी की तत्काल व्यवस्था कर लें, नहीं तो हम लोग जो है 6 तारीख जो धरने पे बैठ जाएंगे। हम हेलीपैड निवासी हैं, सबसे पहले पानी के चक्कर से यहाँ रखे लोग, नहीं तो क्यों आते? ठीक है। और जे को जो है जब फोन करते हैं वो फोन क्यों नहीं उठाता? बस बात ये है उसकी। सबसे पहले वो कम से कम उसका निस्तारण तो बाद में होगा, पहले फोन तो उठाता। भाई फोन ना उठाना, एक जनप्रतिनिधि भी हम, ठीक है, प्रतिनिधियों का फोन, एक साधारण आदमी का फोन उठाएगा। कितने क्या 1.5 महीना होगा पानी नहीं छोड़ा, और होटलों पे पानी लगातार चल रहा है। पीछे जब हम कल गए तो पीछे स्रोत से जहाँ बोरिंग की है वहाँ से 4 इंच पानी है, कहाँ जा रहा हो पानी? तो वो पहले माफी मांगे पब्लिक से, फोन न उठाने का, पहले उसके ऊपर इस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए कि फोन क्यों नहीं उठाता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए ID24। नमस्कार।